this analysis videos, and you must have these analysis notes definitely if you want to increase your confidence and chances of qualifying this upcoming prelims. Okay, so let us start directly. Question number 19. The terms event horizon, singularity, string theory, and standard model are sometimes seen in the news in the context of. See, actually, it is in the news definitely, but there is singularity diagram है 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के, मतलब कि ज्योग्राफी के 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में एक डायग्राम है और उसके नीचे सिंगुलैरिटी लिखा है। तो मतलब कि ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स के बारे में वहाँ पे लिखा है कि हाँ सिंगुलैरिटी किसके बारे में है, सिंगुलैरिटी और उसका डेफिनेशन भी दिया है, और यूनिवर्स ऐसा एक्सपांड हो रहा है, ऐसे ऐसे एक डायग्राम है कि यूनिवर्स कैसे एक्सपांड होता है। तो मतलब कि ये एनसीईआरटी से रिपीटेड एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कैसे हेल्पफुल होती है, इवन डायग्राम्स हेडिंग्स पढ़ के भी आप कैसे एक अच्छी सी रिवीजन कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, इवेंट होराइजन की डेफिनेशन, सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन, स्ट्रिंग थ्योरी की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड मॉडल की डेफिनेशन, मतलब ये चीज़ें एक्चुअली क्या है, व्हाट आर दीज कंसेप्ट, वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। ओके, तो दैट इज द थिंग कि आपको आपको मतलब कि पता होना चाहिए हाँ ये चीज़ें क्या है, ना कि मतलब आने आने वाले ईयर्स में इन्हीं को पकड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूपीएससी, राइट, और आया भी है शायद किसी एक के ऊपर सिंगुलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है रिपीट इन नेक्स्ट 2019 और 20 में, राइट। सो यू मस्ट नो कि इन्हीं में से पकड़ के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है 2022 में आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20. With reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in the news be used in the immediate future? C. Options. फर्स्ट ऑप्शन में कैन बी यूज किया है और कुछ दूसरा एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, इसलिए वन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वगैरह वगैरह, तो इसमें भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं कि इट हेल्प्स, मतलब कि हेल्प्स वर्ड आ गया। थर्ड में भी इट कैन बी यूज्ड टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, मतलब कि कैन बी वर्ड की वजह से 1 and 3 करेक्ट है, एंड हेल्प्स वर्ड की वजह से 2 करेक्ट है, इसलिए 1, 2 and 3 ऑप्शन आर करेक्ट। 21 क्वेश्चन. द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? See, एक क्वेश्चन आया था इसी क्वेश्चन पेपर में कि राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल लीगल ड्यूटीज, लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आया है, राइट्स आर को रिलेटिव विथ ड्यूटीज। तो ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये भी आपको मतलब कि पहले ही लाइन में लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल ड्यूटीज का पहला ही चैप्टर का पहला ही लाइन है, वही पे दिया है, राइट्स आर को फंडामेंटल राइट्स आर को रिलेटिव विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका आंसर ये है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सी, द माइंड ऑफ मेकर्स प्रीएम्बल में है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत डिटेल, मतलब डिटेल में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन माइंड ऑफ मेकर्स मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का माइंड क्या था वो पढ़ने के लिए प्रीएम्बल यूज किया जाता है। कभी भी कन्फ्लिक्ट ऑफ कुछ भी कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है ना, तो प्रीएम्बल की हेल्प ली जाती है, माइंड ऑफ मेकर्स क्या था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन में क्या था वो पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर है द प्रीएम्बल। मैक्सिमम क्वेश्चन आर स्टैटिक, देयरफॉर देयर आर नो एनी लॉजिक्स, बट अभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 24. If you travel by road from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states within India through which you can travel, including the origin of the destination? See, एक ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक बता देता हूँ। एक ट्रिक क्या बताता हूँ, सबसे मिनिमम क्या है यहाँ पे 6 है, सबसे हाईएस्ट क्या है 9 है। तो एक ट्रिक ये है कि सबसे मिनिमम एंड सबसे मैक्सिमम वाला रॉन्ग होता है ऐसे क्वेश्चन में, मतलब सारे ऑप्शन में अगर फिगर्स है ना, तो सबसे छोटा और सबसे मोटा एलिमिनेट कर दो, बचा कौन सा 7 और 8, और मिनिमम वर्ड आया ना क्वेश्चन में मिनिमम, तो 7, मतलब 7 और 8 में से छोटा कौन सा है वो वाला। ऐसा 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 क्वेश्चन अगर आता है आने वाले ईयर्स में, तो ये टेक्निक अपनाओ, एंड इट अप्लाइज टू स्टेट सर्विस एग्जाम्स ऑल्सो, मतलब कि ये मैंने यूपीएससी में इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है GS1 में
लेकिन स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में तो ये बहुत बार अप्लाई होता है, मतलब कि सबसे छोटा और सबसे मोटा 6 और 9 इज नॉट द आंसर, और 7 और 8 में से 7 क्यों आंसर है, मिनिमम नंबर पूछा है, मिनिमम, तो मिनिमम की वजह से 7। और आपको ये क्वेश्चन कैसे, अभी कोहिमा कहाँ है, कोट्टायम कहाँ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कोहिमा नागालैंड में है, कोट्टायम केरला में है, तो मतलब कि यहाँ इसमें बहुत सारे चीज़ें चेक हो रही है आपकी। तो कोट्टायम केरला में है, ये पता है तो अच्छा है, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं एक डायग्राम था, उसके नीचे था कोट्टायम इन ब्रैकेट केरला, तो उस वजह से ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 25, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, मतलब कि कंट्रोल कैसे करते हैं पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, तो ये भी स्टैटिक है, एडजमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सी, इसलिए 1 2 3 इज द आंसर। बट आपको अब क्या करना है, एडजमेंट मोशन अच्छे से, तो मेरे नोट्स में ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। एडजमेंट मोशन क्या है, क्वेश्चन हावर क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या है, उसके डिटेल्स, व्हाट आर द पर्पजेस, कैसे होता है, उसका टाइमिंग क्या होता है, एवरीथिंग यू विल गेट इन द नोट्स, सो दैट इज द पर्पज, इसलिए 1 2 एंड 3 इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, a private member bill is a bill proposed by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India। ऐसा नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल मतलब प्राइवेट मेंबर, जो मिनिस्टर नहीं है ना, उसके अलावा जो भी मेंबर होता है वो प्राइवेट मेंबर होता है, उतना अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। एंड सेकंड में देखो, रिसेंटली वर्ड आ गया, मैंने बोला है नाउ रिसेंटली ऐसे वर्ड आते हैं तो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, और ऊपर से फर्स्ट टाइम भी वर्ड आ गया, फर्स्ट टाइम ठीक है, तो उसका लॉजिक नहीं, लेकिन रिसेंटली, नाउ, ऐसे वर्ड अगर स्टेटमेंट में आते हैं ना, वो रॉन्ग होते हैं, इसलिए डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज द आंसर। एंड दिस इज पॉलिटी क्वेश्चन, फर्स्ट वाला आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं और गवर्नमेंट बिल किसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, with reference to difference between culture of ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, which of the following statement is are correct। देखो, सेकंड वाला देखो, पहले रॉन्ग वाला क्या है, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, वेराज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, ओनली वर्ड आ गया, मतलब कि ओनली वर्ड की वजह से एक्सट्रीम हो गया, इसलिए 2 इलिमिनेट हो गया, 2 इलिमिनेट हो गया तो बी एंड डी इलिमिनेट हो गया, बी एंड डी इलिमिनेट हो गया तो ए एंड सी बचा, ए एंड सी दोनों में 1 है, तो 1 को पढ़ो। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। अभी देखो यहाँ पे लैंग्वेज कैसी है, इंडस पीपल डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम, ऐसे नहीं बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल डिड नॉट यूज एनी ऑफ देम, ऐसे बोला है क्या, डिड नॉट यूज एनी एविडेंस, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनी वर्ड की वजह से आपको लगेगा कि हाँ ये रॉन्ग है, लेकिन वैसे तो 1 तो ऑलरेडी है, मतलब कि 2 हमने एलिमिनेट किया, 2 एलिमिनेट किया तो 1 तो डेफिनेटली करेक्ट है, इसलिए एनी वाला लॉजिक आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी एनी एविडेंस मतलब डिड नॉट लीव एनी एविडेंस, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने यूज नहीं किया था, एविडेंस नहीं है, यूज भी किया होगा नहीं भी किया होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट कि हाँ इंडस वैली पीपल डिड नॉट लीव एनी एविडेंस, इसका मतलब वो उन्होंने यूज किया भी होगा पता नहीं। एंड थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयरएज द नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस, मतलब देखो एविडेंस नहीं है ऐसे बोल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों में एविडेंस नहीं है, हमें ही पता नहीं, मतलब कि यूपीएससी बोल रही है कि हमें ही पता नहीं है। ओके, इसलिए 1 and 3 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, recognition of prior learning scheme is sometimes mentioned in the news with reference to recognition of prior learning scheme, तो क्या है, मतलब कि प्रायर लर्निंग स्कीम का रिकॉग्निशन क्या है, व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो बी वाला देखो, इनरोलिंग द पर्सन्स इन यूनिवर्सिटीज फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो मतलब कि ये पता होना चाहिए, इसको लॉजिक नहीं है कुछ भी, इसका डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। देखो, प्रायर लर्निंग स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर, रिकॉग्निशन मतलब सर्टिफाइंग, इनरोल करने में रिकॉग्निशन का कहा है, वैसे भी रिजर्विंग, सी में क्या है, रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब्स टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये भी रॉन्ग है, स्किल्ड जॉब है और पुअर लोगों के लिए रिजर्व क्यों, मतलब कि उस टाइम तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कुछ आया नहीं था, पुअर पुअर वगैरह, पुअर को रिजर्वेशन, राइट, उस टाइम नहीं था, इसलिए सी रॉन्ग है, अभी आया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, लेकिन
उस टाइम नहीं था जब 2017 का क्वेश्चन है, इसलिए सी इज रॉन्ग। और फिर भी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का और इसका रिजर्वेशन का कुछ नहीं। डी में क्या है, सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय certifying the skills acquired by trainees under the National Skill Development Program. Certifying the skills acquired by trainees under the National Skill Development Program, right? तो सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो यहाँ पे देखो, प्रायर लर्निंग स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम मतलब वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल, एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ा फर्क है ना। प्रायर लर्निंग स्कीम क्या हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर ट्रेडिशनल लोगों को सर्टिफाई करना है उसका स्किल्स, इसलिए सी इज द आंसर। नेक्स्ट 29, from the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? तो इसका आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसका लॉजिक नहीं है, लेकिन सत्यमंगलम कहाँ है, नल्ला माला फॉरेस्ट कहाँ है, नागरहोले नेशनल पार्क कहाँ है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी सर्च करके रखनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क रिपीट होते हैं क्वेश्चन गाइज, ओके। तो इसलिए इसका आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, आपको पता ही होना है। मतलब कि इसमें जब पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं ना, पॉलिटी के, तो ज़्यादा लॉजिक, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स नहीं है तो कुछ लॉजिक नहीं लगता है, इसलिए इसका आंसर है प्रिविलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। मतलब ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक इज ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखो मैंने बोला ऑलरेडी कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वन इज रॉन्ग। एंड सेकंड देखो, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर, देखो एक तो मिशन है, मिशन वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है, एंड टू इंश्योर, टू हेल्प, टू इम्प्रूव, वो वाला करेक्ट ही होता है, इसलिए टू ओनली इज द आंसर। मतलब कहीं कहीं पे बहुत अच्छे से लॉजिक लग जाते हैं, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है ना, अच्छे से लॉजिक आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, which principle among the following was added to the directive principle of state policy by 46 amendment to the constitution? इसका भी कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 46 अमेंडमेंट में कौन से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए थे। उसमें से एक है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बाकी कौन से है वो आपको, ये बाकी ए सी एंड डी ऑलरेडी थे, 42nd में नहीं ऐड किए, 42nd में और कुछ 3 थे, वो आपको सर्च करने पता नहीं। 42nd फिर से सेम क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट कर सकती है, बस बी वाला चेंज करे, ए सी एंड डी सेम रखे, बी वाला बस चेंज करे और आपको पूछेगा, या 3 स्टेटमेंट देंगी, उसमें से 2 देगी कि ये 46 अमेंडमेंट से दिए थे, और एक पुराना ही देंगे जो ऑलरेडी था, एंड कॉम्बिनेशन पुटिंग 1 and 3। तो ये आपको पता होना है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए थे। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, देखो, राइट्स are privileges, rights are claims of the state against the citizens, and rights are claims of the citizens against the state। A and C exactly opposite to each other है, right? exactly opposite, तो इसलिए A and C में से आंसर है, B and D नहीं है, क्योंकि देखो B and D में एग्जैक्ट अपोजिटनेस का कोई नहीं है, लेकिन A and C में एग्जैक्ट अपोजिट है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, ओनली स्टेट और सिटीजन में ये किया है, उल्टा किया है। तो इसका आंसर है राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। राइट्स आर द क्लेम्स, मतलब कि राइट्स की डेफिनेशन करेक्ट आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी ए एंड सी में से कौन सा आंसर है वो आपको अच्छा पढ़ाई किया है तो आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट्स पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हाँ, ये कौन लाता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भी कोई देखो, ह्यूमन राइट्स, अभी ह्यूमन राइट्स तो जेंडर स्पेसिफिक काम नहीं करता है, ह्यूमन राइट्स या डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? WHO और ह्यूमन राइट्स वाला तो एलिमिनेट हो गया, बी एंड डी, क्योंकि जेंडर का क्या है, सबके लिए सेम रहेगा। सी है यूएन वुमन, एंड डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इन दोनों में आप गलत कर सकते हो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो यूएन वुमन है, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि यूएन वुमन ओनली, मतलब जेंडर, यहाँ पे ऐसे फीमेल स्पेसिफिक कुछ वर्ड आया है क्या? ग्लोबल फीमेल गैप इंडेक्स या ग्लोबल फीमेल बैकवर्डनेस इंडेक्स या ऐसा कुछ वर्ड है क्या? या ग्लोबल वुमन
मतलब कि वुमन वर्ड आया क्या, जेंडर में दोनों आते हैं, मेन भी आता है वुमेन भी आता है, तो यूएन वुमेन क्यों करेगा, इस आपको थोड़ा क्लिक होना चाहिए, हाँ ये वुमन वुमन स्पेसिफिक क्यों करेगा, तो इसलिए इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन आपको अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्च करना है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल सर्च करना है, यूएन वुमन सर्च करना है, डब्ल्यूएचओ सर्च करना है, चारों को आपको सर्च करना है, वो कौन कौन से रैंकिंग कौन कौन से रिपोर्ट्स लेके आते हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 36, हाँ 4 क्वेश्चन बचे हैं, वी विल फिनिश। Which of the following statement is are correct regarding Smart India Hackathon 2017? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में एवरी सिटी वर्ड आ गया इसलिए एलिमिनेट हो गया, थर्ड सिटी में ऑल वर्ड आ गया, कंप्लीटली वर्ड आ गया, आप पढ़ लेना पूरे स्टेटमेंट, तो थर्ड इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, बी तो कॉम्बिनेशन से टू ओनली इज द आंसर, बी ऑप्शन। तो क्या है टू, देखो, इट इज द इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री, ऐसे लिखा है क्या, ऑल प्रॉब्लम्स, मेनी प्रॉब्लम्स, तो लैंग्वेज से आपको पता होना है, ऑप्शंस की लैंग्वेज से, कि कैसे आप अच्छे से एलिमिनेट करते हो, तो आप दुनियादारी पढ़ के जाओ, यू कैन नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स, लेकिन यही टेक्निक, लेकिन आई एम फीलिंग रियली रियली सॉरी फॉर द पीपल हु आर नॉट रीचिंग अप टू दिस एनालिसिस वीडियोज, आई एम फीलिंग रियली सॉरी, क्योंकि जिनको मिल रहा है ना ये, उनको बहुत अच्छा मंत्र मिल रहा है प्रीलिम क्वालिफाई करने का, आई एम श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताओ, मतलब कि स्टेटमेंट्स, तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री, मैंने बोला मिनिस्टर या मिनिस्ट्री एक ही है, मतलब कि मिनिस्टर वर्ड भी आ गया या मिनिस्ट्री वर्ड आ गया ना, तो वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, इसलिए थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग हो गया, इसलिए सी एंड डी एलिमिनेट हो गया, इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये रॉन्ग है, मतलब कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर नहीं है, वो आरबीआई गवर्नर के अंडर होता है, फिर भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री का नाम आ गया तो लॉजिक अपना वर्क हो गया। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज 12 मेंबर बॉडी, 12 वर्ड आ गया डायरेक्ट, 12 मेंबर का एग्जैक्ट फिगर जब देते हैं ना किसी भी इसका कमिटी का, तो वो रॉन्ग होता है, नो बडी कैन रिमेंबर, ये तो हुआ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ऐसे कितनी कमिटीज है, किस किसके नंबर ऑफ मेंबर्स याद रखेंगे, इसलिए 2 इज डेफिनेटली रॉन्ग। एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, ये भी थोड़ा सा ये है कि एवरी ईयर रिकॉन्स्टिट्यूट करने में ही जाएगा, तो उसी में जाएंगे तो 3 महीने, तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या बनाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करो उनका, मतलब कि इट इज नॉट लॉजिकल हर साल। और वन में क्या है, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट, इट डिसाइड्स, तो ऐसे मैंने बोला ऑलरेडी, इट डिसाइड्स, ई एस प्रेफिक्स जब लगता है ना, तो वाला स्टेटमेंट रिकमेंड्स, डिसाइड्स, मतलब ये रिकमेंडेशन जैसा ही है, मैं डिसाइड करता है, मतलब ये डिसाइड्स, राइट, तो ई एस आया, डिसाइड करता है बस, इसलिए इसका आंसर है वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 37, मणिपुरी संकीर्तना, व्हाट आर द ऑप्शंस, तो सेकंड वाला पढ़ो, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस, देखो ओनली वर्ड आ गया, यूज आ गया, लेकिन ओनली वर्ड की वजह से इलिमिनेट हो गया, इसलिए ए एंड सी इलिमिनेट हो गया, वन इज डेफिनेटली करेक्ट, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्म, इट इज डेफिनेशन है, एंड थर्ड, इट इज परफॉर्म्ड टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, संकीर्तना, संकीर्तना किसका होता है, कृष्णा का ही होता है, इसलिए 1 एंड 3 इज द आंसर। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ओनली की वजह से 2 को एलिमिनेट किया, बचे हुए ऑप्शंस कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवारी सेटलमेंट, इसका आंसर है अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, 2 एंड 3। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारी सिस्टम से परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है, रियोतवारी उसके बाद आया था, राइट, इसलिए 1 इज नॉट द आंसर, तो उतना भी आपको पता है ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज नॉट देयर इन दिस सिस्टम, तो भी आप आंसर कर सकते हैं 2 एंड 3 ओनली। आई होप यू आर गेटिंग, एंड ये सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले जो फैक्चुअल क्वेश्चन जिसमें लॉजिक अप्लाई नहीं होता है ना, एवरी क्वेश्चन कैन बी कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज द थिंग। ओके, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, थैंक्स, बाय।